तो पहला चरण, आगे जो परिवर्तन होगा इसके 3 चरणों की कार्य योजना बनाई है। अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। अप्रैल से पहले 23 मार्च को हमें योग महोत्सव के रूप में एक बड़ा कार्यक्रम करना है। उस योग महोत्सव की तैयारी, आगे चुनावों में हमारी भूमिका क्या हो, किस प्रकार से तैयारी करनी है, उन सब की चर्चा हम करेंगे। अब ये वितरण बंद कर दीजिए भैया, अब किसी को नहीं मिला है तो जाते हुए ले लेंगे। अब वितरण बंद कर दीजिए, जिसको नहीं मिला है अब वो जाते हुए लेंगे। और जो मंच से बताया जा रहा है उसको लिख लीजिए। आपने लिख लिया तो आपका यही पत्रक तैयार हो जाएगा। भैया ओम, इनको बताओ, 1000 व्यक्ति इनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। कई बार भावना अच्छी होती है, सेवा के संस्कार भी होते हैं, लेकिन लोक व्यवहार कैसे करना है उसकी जानकारी नहीं होने के कारण भी देश व समाज को कष्ट उठाना पड़ता है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं उनमें से अगर एक व्यक्ति का मोबाइल बजा तो उस एक व्यक्ति को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। उस एक व्यक्ति के मोबाइल बजने से 1000 व्यक्तियों का ध्यान भंग होगा। इस देश की 1000 मिनट, अगर 1 मिनट के लिए भी हमारा काम रुकेगा तो 1000 मिनट नष्ट हो जाएंगी। तो 3 चरणों में इस योजना को विभाजित किया गया है। पहला चरण तैयारी का चरण है। युद्ध भूमि में जब हम जाते हैं तो लड़ाई सीधे नहीं लड़ी जाती। लड़ाई लड़ने से पहले सेना को, सैनिकों को तैयारी करनी पड़ती है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है, सेना को सुसज्जित करना पड़ता है, हथियार खरीदने पड़ते हैं, अपनी अपनी कमान बनानी पड़ती है, रणनीति तय करनी पड़ती है। तो ये जो चरण है इसको पहला चरण, प्रथम चरण का नाम दिया गया है और इसका समय रहेगा जनवरी से लेकर फरवरी तक। इस पहले चरण में जो 2014 का धर्मयुद्ध हमें करना है, जो लड़ाई हमें लड़नी है, उसमें बड़े काम क्या करने हैं। उसमें सबसे पहला काम हमें करना है अपनी तैयारियों के लिए अपने जिले में कार्यालय स्थापित करना है। जिले के कार्यालय में कार्यालय को स्थापित करने के बाद एक कार्यालय प्रभारी की नियुक्ति करनी है। वरिष्ठ नागरिकों में से एक कार्यालय प्रभारी निकालने के लिए, छांटने के लिए उनका एक वरिष्ठ नागरिकों का कैंप लगाना है। कार्यालय प्रभारी की नियुक्ति करने के बाद जिले में जो हमने ग्राम समितियां बनाई हैं, जो बूथ समितियां बनाई हैं, जो वार्ड समितियां बनाई हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पिछले 5-6 सालों की इस यात्रा में हमसे जुड़े हैं, उन सबके नाम पते इकट्ठे करके, उनके कॉन्टैक्ट इकट्ठे करके, उनसे संपर्क और संवाद करके 1000 सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करनी है। उन सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करने के बाद उनको प्रशिक्षण देना है। जिन ग्राम और प्रखंडों में ग्राम व प्रखंड समिति नहीं बन पाई, एक साथ आगे और पीछे होता है कि नहीं होता, उनकी पगड़ी हम देखें तो उनकी पगड़ी एक स्थान पर लगी रहेगी, उनका बैज कहीं लगा है तो वो एक स्थान पर लगा रहेगा। ये अनुशासन है। तो हमें अपने संगठन में भी इसी प्रकार के अनुशासन को बनाकर रखना है। जब हम बैठें, जब हम चलें, जब हम अपने गणवेश को धारण करें, अपने संगठन के प्रतीक को धारण करें तो सैनिक की तरह करना है। सैनिक कभी भी ड्यूटी पर होता है तो उसकी वर्दी उसका साथ नहीं छोड़ती। सिविल ड्रेस में कभी भी सैनिक नहीं होता। किसी सैनिक की आप कल्पना कर सकते हैं जिसने टी शर्ट या जींस पहनी हो, जिसने कुर्ता पजामा पहना हो? क्योंकि सैनिक का गणवेश है, उसकी वर्दी, उसका यूनिफॉर्म, उसकी बेल्ट, वो उसके साथ रहती है। तो उसी प्रकार हमें भी भारत स्वाभिमान के एक सैनिक की तरह अनुशासन का पालन करना है। करेंगे ना आप? तो उसी प्रकार का अनुशासन दिखाई देना चाहिए। हम बैठें, खड़े हों, बोलें, बात करें, चलें, समाज में कहीं जाएं तो सैनिक की तरह हमें जाना है। तो अगला दूसरा चरण है जो काम का चरण है। होली के अवसर से 16 मार्च से 23 मार्च तक तहसीलों में योग सप्ताह और 23 मार्च को जिलों में योग महोत्सव मनाया जाएगा। उस योग महोत्सव के लिए जब जनवरी और फरवरी माह में हम तैयारी कर लेंगे तो तैयारी करने के बाद हमें एक एक घर में जाना है। एक एक घर में जाकर अपने संगठन का अंगवस्त्र पहनकर, अपने संगठन का बैच लगाकर, अपने संगठन का थैला लेकर, अपने संगठन की टी शर्ट अगर है तो टी शर्ट पहनकर हम घर घर जाएंगे। घर घर जाकर पीले चावल देंगे और उन व्यक्तियों को आमंत्रण देंगे, उन व्यक्तियों को निमंत्रण देंगे योग महोत्सव में शामिल होने के लिए।
तो 23 मार्च तक ये योग महोत्सव की तैयारी चलेगी। एक एक घर में, एक एक गांव में हमें जाना है और 23 मार्च के बाद आगामी लोकसभा चुनावों तक हमें फिर घर घर जाना है और इस घर घर जाने के क्रम में लोगों को बताना है कि हमें अपने एक वोट का प्रयोग किस लिए करना है, अच्छे व्यक्ति को, अच्छी पार्टी को वोट क्यों देना है, मुद्दों के आधार पर वोट क्यों देना है। वो एक वोट को अगर अच्छे व्यक्ति या अच्छे पार्टी को देंगे तो उससे देश को क्या मिलेगा, समाज को क्या मिलेगा, ये सारी बातें बताने के लिए 23 मार्च के बाद लगातार लोकसभा चुनावों तक हमें हर घर में जाना है। उसके लिए कार्य योजना बनानी है कि अपने शहर में कितने वार्ड हैं, कितने बूथ हैं, कितने गली मोहल्ले हैं, कितने कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता एक समय में, एक दिन में कितने घरों में जा सकता है। तो ऐसी योजना बनाकर कार्य विभाजन करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये सब काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक तरीका तो ये है कि हम घर में बैठकर योग करते रहें, देश में चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव होते रहें, परिवर्तन हो रहा है तो होता रहे, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा करेंगे तो देश बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। ये परिवर्तन का समय है और इस समय हमें अपने घरों से बाहर निकलना है। ये 1 से 2 महीने का पूरा समय हमें इस काम के लिए देना है। तो ये 3 चरणों की बात मैंने की। पहला चरण जनवरी और फरवरी का तैयारी का चरण, जिसमें कार्यालय बनाएंगे, कार्यालय प्रभारी की स्थापना, कार्यालय प्रभारी को नियुक्त करेंगे, कार्यालय में कंप्यूटर, मेज, कुर्सी, सारी फाइल, सबका नाम पता, अलमारी, ये सब इकट्ठी करेंगे। जिन व्यक्तियों को हमने संगठन से अभी तक जोड़ा था, जिनको साधारण सदस्य, विशिष्ट सदस्य, कार्यकर्ता सदस्य बनाया था 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, जिनसे संपर्क नहीं कर पाए, उनसे संपर्क करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे। उसमें जो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का समय दे सकते हैं, उनसे वो समय लेंगे। जो ग्राम समितियां, प्रखंड समितियां हमने बनाई थी, उनको प्रशिक्षण देंगे, उनके काम का निरीक्षण करेंगे, उनको आगे काम बताएंगे। ये प्रथम चरण का काम है। जो दूसरे चरण में घर घर जाने के लिए 1000 कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र देना है, बैज देना है, थैला देना है, प्रचार सामग्री छपवानी है। हर घर में जब हम जाएंगे तो घरों के ऊपर जो झंडा लगाना है, घर के दरवाजे के बाहर जो स्टिकर लगवाना है, वो सब हम प्रचार प्रसार करेंगे। वो सब की तैयारी हम प्रथम चरण में कर लेंगे, जिससे दूसरे चरण में जो मार्च माह के 16 दिन हमें मिलेंगे, उन 16 दिनों में घर घर जाने का काम हो सके। तो पहला चरण तैयारी का चरण, दूसरा चरण योग महोत्सव की तैयारी के लिए 1 मार्च से लेकर 16 मार्च तक घर घर जाने का क्रम, और तीसरा चरण योग महोत्सव के बाद लोकसभा चुनावों तक आपके क्षेत्र में चाहे जिस भी चरण में चुनाव हो, लगभग मार्च में, अप्रैल में चुनाव शुरू हो जाएंगे और 1 महीने तक चुनाव चलेंगे। तो जिस क्षेत्र में जब तक चुनाव चलें तब तक वो घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे वोट डालने के लिए, 100% मतदान के लिए। और वोट डालने में भी अच्छे व्यक्ति का चयन करना क्यों आवश्यक है? नरेंद्र मोदी का पूज्य स्वामी जी महाराज ने समर्थन दिया है। मुद्दों के आधार पर अगर हमने समर्थन दिया है तो काले धन को वापस लाने के लिए वोट किसको करें, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वोट किसको करें, देश को बदलने के लिए वोट किसको करें, ये घर घर जाकर हमें कहना है। तो ये 3 चरण की पूरी योजना है जो मैंने आपके सामने संक्षेप में रखी। कार्यालय के लिए हमें कोशिश करनी है कि किसी से वैसे ही सहयोग मिल जाए। अगर किराए पर लेना भी पड़े तो हमारे किसी पदाधिकारी का स्थान ना हो, वो किसी दूसरे व्यक्ति से कार्यालय किराए पर लेना पड़े तो उसका हम कोशिश करें कि कुछ नियमित दानदाता ढूंढ लें और उनसे कार्यालय का खर्च लें। जैसे आप जिले में कोशिश करें तो आपको 4, 5, 10 व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं ना, जो हर महीने आपको 100, 200, 500 रुपए दान दे दें। मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? अगर कोशिश करें तो नियमित दानदाता बोलते हैं। देखिए, दान 2 प्रकार का होता है। एक तो किसी बड़े काम के लिए एक बार दे दिया, एक दान वो दानदाता से संपर्क कर लिया, उसको बता दिया कि हमारा ये खर्चा हर महीने लगता है, आप हर महीने हमें थोड़ा सहयोग करते रहें। तो 2 प्रकार के दानदाता हमें तैयार करने हैं। किसी बड़े कार्यक्रम के लिए भी दान दे लेना है, लेकिन जो हर महीने चाहे थोड़ा दान दें, लगातार दान दे सकें, ऐसे नियमित दानदाताओं को भी तैयार करना है। तो ये कार्यालय प्रभारी के दायित्व तो आपके सामने रखे। कार्यालय में प्रचार प्रसार की सामग्री का हिसाब किताब रखना, स्टॉक रजिस्टर रखना, दानदाताओं को जो काम हो रहा है उस काम की सूचना देना,
केंद्र के लिए रिपोर्ट तैयार करना, केंद्र से जो निर्देश आते हैं उसको जिला प्रभारी को, तहसील प्रभारी को बताना, ये सब कार्यालय प्रभारी के कार्य हैं। कार्यालय प्रभारी काम कैसे करेगा? कार्यालय प्रभारी पांचों प्रभारियों के साथ मिलकर, समन्वय के साथ, जिम्मेदारी के साथ, समझदारी के साथ काम करेगा। एक जिसमें जितने अधिक ग्राम समितियां, बूथ, प्रखंड, वार्ड समितियां बनी हैं, उतना अधिक सहयोग मिलेगा। जिस जिले में जितनी अधिक योग की कक्षाएं चल रही हैं, उतना उसी अनुपात में उसको अधिक सहयोग मिलेगा। जिस जिले में जितनी अधिक पतंजलि का, स्वदेशी का प्रचार प्रसार होगा, जितनी अधिक वितरक सेवा केंद्रों के माध्यम से सेल होगी, उस जिले में उतना अधिक सहयोग उसी अनुपात में दिया जाएगा। और चौथा, जो समितियां खुद जितना अधिक दान इकट्ठा करेंगी, उसको उतना अधिक सहयोग दिया जाएगा। जैसे कोई समिति खुद एक भी पैसे का सहयोग स्थानीय स्तर पर नहीं ले पाती और केवल मुख्यालय के सहयोग से काम करना चाहे, तो वो ठीक है या गलत है? सरकारी योजनाएं कैसे चलती हैं? ऊपर से पैसा आता है, नीचे तक पहुंचता नहीं, क्योंकि संकल्प नहीं है ना, सबकी भागीदारी नहीं है। तो हम संसाधन उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन आसपास के लोगों का सहयोग इसलिए लेना है, जब तक आसपास के लोगों का सहयोग नहीं होगा, तब तक सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सबको यह नहीं लगेगा कि यह हमारा काम है। सहमत है मेरी बात से? आपके पड़ोस में कोई मंदिर बनता है, वो मंदिर को एक पूंजीपति बनवा तो सकता है अपने घर में, लेकिन वो घर में बनवा लेगा तो लोगों की आस्था नहीं जुड़ेगी। उसमें एक एक ईंट सब गांव वाले देंगे तो वो एक व्यक्ति का मंदिर नहीं होगा, वो गांव का मंदिर होगा। एक व्यक्ति अगर किसी मंदिर को बनवाएगा, किसी धर्मशाला को बनवाएगा, कोई उसको तोड़ेगा तो गांव को दर्द नहीं होगा। लेकिन जब एक एक ईंट पूरे गांव की लगी होगी और उसको जब कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, तो पूरा गांव खड़ा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा है। तो हमें अपने संगठन के प्रति ऐसा भाव उत्पन्न करना है, और ये भाव कुछ देने से और कुछ लेने से उत्पन्न होता है। तो जो लोग आपको 1 रुपये 11 रुपये का सहयोग दे रहे हैं, वो 11 रुपये का सहयोग नहीं है, वो व्यक्ति भावों से, विचारों से आपके संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। जब कोई 11 रुपये दान देने के बाद आपके संगठन की, आपके काम की कोई व्यक्ति निंदा करता है और वो व्यक्ति वहां खड़ा होता है, तो उस समय वो आपका समर्थक बनकर, आपका श्रद्धालु बनकर, आपका कार्यकर्ता और साधक बनकर उसका विरोध भी करता है, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, उसने आपको सहयोग दिया है। मेरी बात से सहमत है या नहीं है? तो हमें स्थानीय स्तर पर सहयोग जरूर लेना है। अब ये सेवा सहयोग है, इसको खर्च कहां कहां कर सकते हैं? इस सेवा सहयोग को समिति की, अगर कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी है, तो गाड़ी के पेट्रोल में खर्च कर सकते हैं। गाड़ी के पेट्रोल में भी खर्च जिला प्रभारी अपने आने जाने में नहीं करेगा, गाड़ी के पेट्रोल में भी खर्च करना है ग्राम समिति के निर्माण में, उसके प्रशिक्षण में, उसके निरीक्षण में। कार्यालय में जो स्टेशनरी खरीदनी है, कार्यालय के प्रबंधन में, फोन करने में, कंप्यूटर का रखरखाव करने में, रिपोर्ट बनाने में, रिपोर्ट भेजने में उसका प्रयोग किया जा सकता है। जो प्रचार प्रसार की सामग्री छपवानी है, उस प्रचार प्रसार की सामग्री को छपवाने में उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्राम समितियों के निर्माण के लिए, मान लो आपके जिले में गाड़ी नहीं है, आपके किसी कार्यकर्ता की गाड़ी है और वो कार्यकर्ता कहता है कि ये गाड़ी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, तो समिति के 11 सदस्य अगर चाहें तो उस गाड़ी में पेट्रोल भरवाकर निर्धारित समय के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए ग्राम समिति के निर्माण के काम में प्रयोग कर सकते हैं। ग्राम समिति के निर्माण में अगर आप समिति से पूछकर, योजना बनाकर, कई गांवों में जाकर कई व्यक्ति अगर जाते हैं, तो उसके पेट्रोल का खर्च भी उससे दिया जा सकता है। लेकिन इसमें कोई एक व्यक्ति अपनी मर्जी से 100 किलोमीटर गाड़ी चलाकर लेकर जाए और एक समिति बनाकर लाए, 200 किलोमीटर का 1200 रुपए का बिल दे, तो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। मतलब हम पेट्रोल का खर्च ले तो सकते हैं 4 व्हीलर का, लेकिन पूरी समिति तय करे, फिर उससे सदुपयोग हो, ऐसा नहीं हो कि संसाधनों की बर्बादी हो। जिले में ये जो सेवा सहयोग है, इसको खर्च करने के अधिकारी कौन कौन हैं? ये जो सेवा सहयोग है, इसको खर्च करने के लिए जो जिले की 11 सदस्य कार्यकारिणी है, कहीं 11 नहीं है तो 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, जितने भी अधिकतम हैं, वो सब प्रस्ताव पारित करें, चर्चा करें। बड़ी बैठक में ना करें, चाहे कम से कम 11 व्यक्ति आपस में जरूर मिलकर करें। उसके बाद
उस प्रस्ताव पारित करने के बाद कि क्या क्या बड़ा खर्चा करना है। दो प्रकार के खर्चे होते हैं, एक तो नियमित खर्चे, एक अनियमित खर्चे, मतलब कभी कभी आने वाले खर्चे और नियमित रूप से होने वाले खर्चे। नियमित रूप से मान लो कार्यालय है, कार्यालय में स्टेशनरी आती है, कंप्यूटर का बिल है, टेलीफोन का बिल है, ये तो नियमित खर्चे हैं, ये तो होंगे। इनको हर समय शायद एक बार पारित होने के बाद हर समय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको कोई बड़ा आयोजन करना है, मान लो 10,000 20,000 रुपए का कोई पत्रक छपवाना है, कोई टेंट किराए पर लेना है, तो इन चीजों में जब कोई बड़ा खर्च होता है तो उसके लिए जरूर आपस में बैठकर प्रस्ताव पारित करना है। और कोई खर्च भी करें तो हमें पहला प्रयास करना है, कोई सामग्री हम छपवा रहे हैं तो किसी के सौजन्य से छपवा लें। हमें कहीं खाने की व्यवस्था करनी है तो आटा, दाल, चावल, गैस का सिलेंडर किसी एक एक व्यक्ति से, अलग अलग व्यक्तियों से दान से, सहयोग से ले ले। कोशिश हमें सहयोग लेने की करनी है। फिर भी खर्च करना पड़े तो कम से कम 11 सदस्यों की कार्यकारिणी उसको खर्च करे। और हमारे जिले में 4 व्यक्तियों के नाम से खाता खोला गया है, संरक्षक के नाम से, जिला प्रभारी के नाम से, महिला महामंत्री और कोषाध्यक्ष के नाम से। इसमें महिला महामंत्री और जिला प्रभारी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। कोषाध्यक्ष और संरक्षक में से कोई एक व्यक्ति हस्ताक्षर कर सकता है। जिले में कुछ भी खर्च करें तो उसका पक्का बिल लें। जहां पक्का बिल संभव ना हो, मान लो कहीं से सब्जी खरीदी है, कहीं रिक्शा का भाड़ा दिया है, कहीं छोटा माइक साउंड सिस्टम करवाया है, उसका बिल उसके पास नहीं है, तो उससे पूरा विवरण लिखवाएं। उसका नाम, पता, टेलीफोन नंबर हो, क्या सेवा ली है, क्या सामान लिया है, कागज के ऊपर वो लिखा हो। कम से कम 4-5 व्यक्तियों के हस्ताक्षर उसके ऊपर हो कि ये काम किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, पूरी समिति की जानकारी में है। तो वो प्रामाणिक और पारदर्शिता से हमें काम करना है। हमारे संगठन में जितने व्यक्ति काम करते हैं, देखिए हमारे देश में करोड़ों की संख्या में एनजीओ काम करते हैं। उन एनजीओ का काम क्या होता है, जैसे घर परिवार चलाने के लिए किसान खेती करता है, कोई व्यापार करता है, तो ये एनजीओ चलाने वाले कुछ अच्छे लोगों को छोड़ दिया जाए तो 99% उसको आजीविका की तरह चलाते हैं, धंधे की तरह। कहीं से ग्रांट आई, उसमें कागजी रिपोर्ट तैयार की, उसमें जितने पैसे खा सकते हैं उतने पैसे खा लिए और फिर उस रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर दी। जितने और दूसरे सामाजिक संस्थान अपने आप को बोलते हैं, शेर वाला क्लब, कोई दूसरा रोटी वाला क्लब, उनकी भी अगर हम बात करें तो उसमें कुछ व्यक्ति अच्छे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी बात करें तो साल में एक बार वो 4 कापियां ले जाएंगे, स्कूल में खड़े होकर बांट देंगे। 4 कापियां बांटेंगे, 100 रुपए की सेवा करेंगे, उसके ऊपर 10,000 रुपए उसके प्रचार प्रसार में, उसकी ब्रांडिंग में, उसकी मीटिंग करने में, उसके पीछे दारू पीने में, उसके पीछे डिनर करने में खर्च करते हैं कि नहीं करते? एक बड़ा क्लब है, उसकी तो मीटिंग को बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, और लोग उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ड्रिंकर की मीटिंग। ये प्रचलित है। तो अपना संगठन ऐसा संगठन नहीं है। अपने संगठन में जो एक एक कार्यकर्ता काम करता है वो अपनी जेब से हर महीने, जो सक्रिय कार्यकर्ता काम करता है वो 2 से 5,000 रुपए खर्च करता है, पेट्रोल में, आने जाने में, फोटोकॉपी करवाने में, प्रचार प्रसार की सामग्री में। और वो खर्च उसको कहीं से मिलता नहीं है और ना उसकी लेने की अपेक्षा है। तो जो अपना संगठन है वो विशेष संगठन है, सामान्य संगठन नहीं है। सामान्य संगठन तो साल में एक बड़ा कार्यक्रम करता है। अपना संगठन ऐसा संगठन है जो साल के 365 दिनों में लगभग 100 दिन बड़ा कार्यक्रम करता है। तो हमें, आप सब बहुत ईमानदार हैं, बहुत प्रामाणिक हैं, क्योंकि गलत नियत का व्यक्ति तो हमारे संगठन में ठहर ही नहीं पाता। जहां सेवा करनी हो, कोई मेवा ना मिले, वहां अच्छा व्यक्ति नहीं, वहां बुरा व्यक्ति रुक ही नहीं सकता। तो जो रुका हुआ है वो अच्छा व्यक्ति है। लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना है कि आर्थिक रूप से पारदर्शिता बनी रहे। कई बार हम ईमानदार तो होते हैं, ईमानदार दिखते भी हैं, लेकिन जब कागजों को चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं तो रिकॉर्ड पूरा नहीं कर पाते। दिल से ईमानदार हैं, व्यवहार से ईमानदार हैं, लेकिन अकाउंट्स नहीं आता। तो हमें अकाउंट्स भी सीखना है। अकाउंट्स की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना है, उनकी भी पूर्ति करके रखनी है। यह तो प्रथम चरण की हमने बात की। अब दूसरा चरण 1 मार्च से 23 मार्च तक होगा। इस दूसरे चरण में, जो पहले चरण में हम तैयारियां करेंगे, पहले चरण में हमने कार्यालय बनाया, कार्यालय प्रभारी बनाए, कार्यकर्ता तैयार किए, उनको
गले में लटकाने वाला अंग वस्त्र दिया, झोला दिया, बैज दिया, 1000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी, अलग अलग क्षेत्रों की सूची बनाई, इस क्षेत्र में घर घर कौन जाएगा, इस क्षेत्र की जिम्मेदारी किसकी होगी। जो ग्राम समितियां, प्रखंड समितियां बनी थी उनको प्रशिक्षण दिया, उनको काम बताया, उनको ट्रेनिंग दी, प्रचार प्रसार की सामग्री पूरी इकट्ठी की, वो छपवाई। ये जब सब तैयारी हो जाए तो 1 मार्च से हमारा धर्म युद्ध शुरू हो जाएगा। अभी भी शुरू है, अभी तैयारियां हैं। 1 मार्च से रणभूमि में हम उतर जाएंगे। हमारे लिए रणभूमि होगी एक एक घर में जाना, एक एक घर में जाकर योग की शक्ति से, अध्यात्म की शक्ति से विश्व को अवगत करवाने के लिए, योग महोत्सव के लिए लोगों को घरों से बाहर निकालना। और एक बार जब हम लोगों को योग के लिए घरों से बाहर निकाल लेंगे तो आने वाले समय में हम वोट डालने के लिए भी लोगों को बाहर निकाल लेंगे। तो अगला जो चरण है, दूसरा चरण, वो 1 मार्च से शुरू होगा और 16 मार्च तक तहसील स्तर पर जो योग सप्ताह मनाया जाएगा और जिले स्तर पर 23 मार्च को जो इकट्ठा योग महोत्सव मनाया जाएगा, उसके लिए घर घर जाकर हम शुरुआत करेंगे। और 1 मार्च को पूज्य स्वामी जी महाराज खुद भी जहां भी होंगे वहां पर खुद जाकर, घर घर जाकर निमंत्रण देने का काम करेंगे। पूरे दिन जो काम हम कार्यकर्ताओं को करना है वही काम पूज्य स्वामी जी महाराज 1 मार्च को जहां भी होंगे वहां पर करेंगे। घर घर जाते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब हम घर घर जाएं तो हमारे गले में हमारा अंगवस्त्र, बैज, आपने जो सिर के ऊपर पट्टी बनवाई है इसके ऊपर हम बात कर लेंगे इसको रखना है कि नहीं रखना। बाकी ये अच्छी है, अभी महाराज जी से चर्चा कर लेंगे, तो ये बांधी जा सकती है। अभी हम टोपी का तो इतना नौटंकी कर दी गई, टोपी की, गांधी टोपी का तो इतना मजाक पूरे देश में कभी नहीं हुआ होगा जो आज हो रहा है। तो टोपी तो हम जानबूझ के नहीं रखना चाहते, टोपी नहीं रखनी चाहिए ना। अंग्रेजी टोपी रखें तो वो अंग्रेजी लगेगी, हमारी संस्कृति से मैच नहीं खाते। और हम गांधी टोपी रखें तो गांधी टोपी की तो नौटंकी बना दी पूरे देश में। तो गांधी टोपी जो सादगी का प्रतीक था वो तो एक दूसरे को टोपी पहनाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए ऐसे टोपीबाजों से भी हमें बचना है, उनकी सत्यता भी आपके सामने आ जाएगी। तो दूसरे चरण में जब हम जाएं तो गणवेश के साथ जाना है। हमारा अंगवस्त्र, हमारा बैज और हमारा झोला, ये हमारे कंधे पर हो, बैज लगा हो, अंगवस्त्र गले में पड़ा हुआ हो, वो अंगवस्त्र भेज दिया जाएगा, अभी नहीं बन पाया था। ये सारी चीजें 1-1 हजार की संख्या में आपके जिले में दे दी जाएंगी। सक्रिय कार्यकर्ताओं को आपको ये 1-1 झोला, अंगवस्त्र, बैज ये देना है। और जिन घरों में हम जाएं उन घरों के ऊपर झंडा लगाना है, उन घरों के बाहर स्टिकर लगाना है। ये सारी सामग्री आपको दी जाएगी। जिन घरों में हम जाएं उन घरों में हमें 1-1 व्यक्ति का पंजीकरण करना है, मिस कॉल देनी है 1 नंबर पर, जिससे उनका ऑनलाइन पंजीकरण हो जाए। 1-1 घर में जब हम जाएं तो उनकी अनुमति से झंडे के साथ साथ स्टिकर हमें लगाना है। ये काम हमें दूसरे चरण में करना है। जब हम घरों में जाएंगे तो हो सकता है कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण, अपने अज्ञान के कारण, अपने आग्रह के कारण, उनको हमारी सेवाओं के बारे में हो सकता है नहीं पता हो, टीवी नहीं देखते हो, तो कुछ व्यक्ति हो सकता है कि विरोध करें। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप 100 व्यक्तियों से मिलेंगे, 100 में से 90 व्यक्ति आपका सम्मान करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपके अंदर स्वामी जी महाराज को देखेंगे। लेकिन हो सकता है 1-2 व्यक्ति ऐसे मिल जाएं जिनको जानकारी ना हो, जिनका स्वार्थ हो, तो विरोध करें। तो वो विरोध करें तो हमें क्या करना है? विरोध करना है तो एक तरीका यह है कि वो विरोध करें तो हम लड़ाई करें कि ऐसा कैसे कह दिया हमारे बारे में, अभी तुझे ठीक करते हैं। जब हम किसी के घर में जाएं तो विरोध करें तो झगड़ा नहीं करना, विनम्रता पूर्वक उसको 10 मिनट तक अपनी बात कहने का अवसर देना है और 10 मिनट तक हाथ जोड़कर खड़े रहें कि जी मैं सुन रहा हूं आपकी बात, मैं सुन रहा हूं, आप अपनी बात कहिए, उसके बाद मैं उत्तर देता हूं। वो कितना भी गुस्सा करे तो आपको गुस्सा नहीं होना है। और जब वो अपनी 10 मिनट में बात कह ले तो उसके बाद हाथ जोड़कर कहना है कि भाई साहब मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब थोड़ी सी 5 मिनट का समय आप अपने कीमती समय में से दे दीजिए, मैं कुछ चीजें आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं जो शायद आपको अब तक पता नहीं लग पाई। तो बिना अहंकार के हमें अपनी बात रखनी है, अपनी सेवाओं के बारे में रखना है। आपने अपनी बात रख दी, फिर भी वो नहीं मान रहा है तो भी कोई बात नहीं, तो भी हाथ जोड़कर यही कहना है कोई बात नहीं भाई साहब, आप आस्था टीवी देखें, आपके
परिवार में किसी को कोई रोग है, हमारी कोई भी सेवा की आवश्यकता आपको है, हम आपके कुछ भी काम आ सकते हैं, चाहे हम कितने भी बुरे सही तो भी हम आपके काम आना पसंद करेंगे, हम आपका सहयोग करना चाहेंगे, तो भी विनम्रता से उत्तर देकर उसको निकलना है। हमें विरोध में भी काम करना सीखना है। महर्षि दयानंद ने जब 18वीं शताब्दी में वेद का प्रचार प्रसार शुरू किया था तो आपको पता है उनका कितना विरोध हुआ था। कीचड़ फेंका गया, गालियां दी गई, प्रताड़ित किया गया, नकली महर्षि दयानंद बनाकर मुंह काला करके गधे पर बिठाकर घुमाया गया। और जब किसी व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी आपके जैसे रंग रूप के एक व्यक्ति को लेकर नकली महर्षि दयानंद बनाकर उसको घोड़े पर बिठा, उसको गधे पर बिठाकर पूरे शहर में जुलूस निकाला जा रहा है, आप क्या कहते हैं? तो महर्षि दयानंद ने हंसकर उतना होने के बाद भी ये कहा कि वो नकली दयानंद है, नकली दयानंद के साथ तो ऐसा ही होगा। तो हमें विरोध में भी काम करना सीखना है। कितना भी विरोध हो हमें अपनी बात पर अडिग रहना है, सिद्धांतों पर अडिग रहना है, लेकिन विनम्रता नहीं छोड़नी। महर्षि दयानंद को 17 बार जहर दिया गया, लेकिन वो अपने वेद के सिद्धांत से कभी पीछे नहीं हुए। इसी प्रकार पूज्य स्वामी जी महाराज की बात करें तो पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी, आगे महाराज कोई बात नहीं, पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी जिनके मंच पर, जिनकी चरणों में हिंदुस्तान के हर राज्य का मुख्यमंत्री बैठता था, प्रधानमंत्री बैठता है, राष्ट्रपति बैठता है, जब उनको यह लगा कि देश व समाज के लिए सबका विरोध सहना है तो सारे सम्मान को ठोकर मारकर 125 भारतीयों के लिए ये लड़ाई लड़ी। और आज रोज उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, रोज उनको धमकी दी जाती है, रोज उनको षड्यंत्र में फंसाने के लिए कहा जाता है, रोज सैकड़ों नोटिस दिए जाते हैं। और एक बात कही जाती है कि स्वामी जी आप अपना अभियान बंद कर दो, अभियान बंद कर दोगे तो हम आपका विरोध बंद कर देंगे और आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। आपने तो देखा था 4-4 मंत्री एयरपोर्ट के ऊपर आए थे, किसी भी देश का राष्ट्रपति आए तो 4-4 मंत्री एयरपोर्ट पर कभी नहीं जाते, स्वामी जी महाराज की सेवा के लिए आए थे। उन्होंने एक ही बात कही थी कि आपको जो चाहे वो ले लो। आपने एक योगपीठ 10 साल में बनाया है, आप कहो 1 महीने के अंदर ऐसे 100 योगपीठ बना देंगे।